नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम विश्व प्रसिद्ध एक ऐसे किले की बात करने वाले हैं जो भारत में दूसरे हॉन्टेड किले के नाम से प्रसिद्ध रहा है। वहीं मुगल काल में यह किला अकबर की अंतिम विजय के लिए भी विख्यात रहा है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं दक्कन का प्रहरी, दक्कन का प्रहदारी, गेटवे टू सदर्न इंडिया, दक्षिण का द्वार, असीरगढ़ फोर्ट। आज आपको असीरगढ़ फोर्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। विभिन्न स्थानों पर आपको असीरगढ़ किले को लेकर जो भ्रांतियां मिली है, वह भ्रांतियां आज यहां पर समाप्त हो जाएगी। 1601 सिर्फ संक्षिप्त में समझे आप। यहां पर इस वक्त 1601 में आपने ये पढ़ा कि असीरगढ़ किले को अकबर ने जीत लिया और यह अकबर की एक अंतिम विजय थी। क्या आप ये जानते हैं कि इस किले को जीतने के लिए अकबर ने कहां से सहायताएं प्राप्त की थी? जी हां, कौन कौन से जागीरों और रियासतों से मदद मांगी गई थी और कौन से एक विश्वसनीय सेनापति जो अकबर को 10 महीने तक बाध्य करता है रुके रहने के लिए किले के नीचे, और असीरगढ़ किला इतनी आसानी से उसको प्राप्त नहीं होता है। तो ये सारी जानकारी आपको इसी लेक्चर के अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि असीरगढ़ का इतिहास क्या रहा है, असीरगढ़ का उल्लेख कहां पर प्राप्त होता है। दोस्तों, असीरगढ़ का सबसे पहला जो उल्लेख है वह महाभारत में अश्वत्थामा की पूजा के स्थान के रूप में किया गया है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा की मणि निकाल लेते हैं और फिर अश्वत्थामा, वैसे तो वो अमर हैं, उन्हें यह कहा जाता है कि आपका जो स्थान रहेगा वह दक्कन में रहेगा। आज भी बताया जाता है कि अश्वत्थामा, यहां पर एक शिव मंदिर है, वहां पर एक ऐसा पुल चढ़ाकर चले जाते हैं जो सुबह 4 बजे रात को होता है। यहां पर कहीं न्यूज चैनल वाले भी गए और अपने कैमरे भी उन्होंने लगाए, पर वो सारी चीजें वहां पर रिकॉर्ड नहीं हुई। कैमरा जो था उनका पूरी तरह से कहें कि बंद हो गया उस समय जब अश्वत्थामा वहां पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। असीरगढ़ किले की अगर हम बात करें तो असीरगढ़ किले में आपको 6 बजे तक घूमने की अनुमति है शाम के। इसके बाद यह किला पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी कि सूर्य अस्त के बाद इस किले के अंदर आपका प्रवेश निषेध है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि असीरगढ़ का सबसे पहला जो उल्लेख है वो कहां पर है, तो महाभारत में है, और आज भी अश्वत्थामा वहां पर घूमते हैं, ऐसी कथाएं प्रचलित है। असीरगढ़ का जो इतिहास है आज से 1600 ईसा पूर्व से था। वैसे असीरगढ़ पर अबीर शासकों ने पहले रूल किया। हमने पौराणिक महत्व को समझा, ग्रंथ में देखा कि यह अश्वत्थामा का स्थान है जहां पर अश्वत्थामा पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अबीर शासकों में अगर देखें, इनके जो संस्थापक थे ईश्वर सेन ने भी यहां पर रूल किया। ईश्वर सेन के बाद फिर आप क्या पढ़ते हैं कि यहां पर फारूकी शासक आ गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले यहां पर चौहान राजवंश रूल करता है। जी हां, आइए समझते हैं। मेवाड़ में जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो वहां से विस्थापित होकर जो राजवंशीय परिवार है, जो राजपूत शासक है, वह अपने परिवार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से निमाड़, खानदेश और विदर्भ के क्षेत्रों में चले आए। यह स्थान उस समय काफी सुरक्षित माना जाता था क्योंकि यह सतपुड़ा की पहाड़ियों में था और यहां किसी भी मुगल शासक का पहुंच पाना उतना संभव नहीं था क्योंकि कठिन मार्ग हुआ करते थे उस समय। तो निमाड़ खानदेश में इसीलिए यह आकर यहां पर शिफ्ट हो गए। तो ब्रह्मपुर पर जो आधिपत्य जमाया अबीर शासकों के बाद, वह चौहान राजवंशों ने बनाया था, उनका आधिपत्य था यहां पर।
और ये मेवाड़ से आए थे। कहां से पधारे थे ये? मेवाड़ से। कौन थे यह लोग, आइए समझिए। राजपूत कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेख किया है असीरगढ़ का। किसमें किया है? चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें उल्लेख किया है असीरगढ़ का, जो मुसलमानों के खिलाफ चित्तौड़ की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, असीरगढ़ के राजा हो। इसमें आप देखेंगे 11वीं शताब्दी यानी कि 1025 में यह किला हरस का जो संस्थापक था इसपाल ने इसको अपने अधीन लिया था। और इसपाल के बड़े बेटे थे, जो पोते थे उनके, रणथंभौर के जो राजा थे हमीर देव सिंह और गंभीर चौहान, जो कि चौहान शासक पृथ्वीराज के 108 महान जागीरदारों में ये नामित है, ये नामांकित है, उनके नाम वहां पर दर्ज है। तो यहां पर पृथ्वीराज चौहान का एक वंश आता है जो वर्तमान में भी निमाड़ में मौजूद है, स्थित है। तो हमीर देव और गंभीर चौहान जो थे वह आते हैं और यहां पर अपना आधिपत्य जमाते हैं। आप कहेंगे कि ये जो इतिहास है हमें गूगल पे क्यों नहीं दिखाई दिया, हमें विकिपीडिया पर क्यों नहीं मिला है? ये अनुसंधान का रिसर्च है दोस्तों, जहां पर आपको इतना डिटेल्स में पढ़ने को मिल पा रहा है। असीरगढ़ का इतिहास देखिए, नाडोल कहां है? पाली राजस्थान के पास पड़ता है। तो नाडोल राजस्थान के जो राव लाका के पुत्र थे अजय पाल, जिनको अरशद पाल भी कहा जाता है, इन्होंने क्या किया 11वीं शताब्दी में 1092 में असीरगढ़ की स्थापना की। और आप पढ़ते हैं कि असीरगढ़ की जो स्थापना की है वह असा अहिर राजा ने की है। ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। ये असीरगढ़ की स्थापना जो की थी वह अजयपाल चौहान ने की थी। और यहां पर आशापुरा माता मंदिर का उन्होंने निर्माण भी करवाया है। ये उनका राज प्रतीक चिन्ह है और यह है राजा अजयपाल चौहान। आप कहेंगे कि हमने तो यही पढ़ा है कि अहिर राजा जो थे, तो देखिए अहिर राजा कब थे? अहिर राजा थे यानी कि एक ऐसे चारवा शासक जिनके पास बहुत अधिक संख्या में पशु थे, हजारों की तादाद में, तो वह एक राजा ही कहलाता था उस समय। आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, वहां पर भी आपने यही पाया होगा, यही देखा होगा कि जिसके पास पशु धन संपदा हो या अन्य कोई भी हो तो वह राजा ही कहलाता है। तो आसा अहिर राजा भी राजा थे। पर आपने क्या सोचा कि आ से आसा और अ से असीरगढ़, तो असीर को आपने ये समझ लिया कि असीरगढ़ के जो संस्थापक थे वह आसा अहिर राजा थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आसा अहिर राजा जो थे वह फारूकी शासकों के समय पर थे। अगर वह संस्थापक थे तो फिर उनसे पहले जो शक्तिशाली शासक थे, तुगलकों के सेनापति हों, फारूकी शासक वही स्थापना कर देते असीरगढ़ की। तो ये जो भ्रांति है वह आज आप यहां पर समाप्त कीजिए। संस्थापक का नाम याद रखेंगे अजयपाल चौहान। आसाहिर राजा के बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब क्या हुआ कि आपने देखा 11वीं शताब्दी में अजयपाल ने असीरगढ़ की स्थापना की। आप 1295 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने देवगिरी दौलताबाद से लौटते समय असीरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। उस समय असीरगढ़ एक छोटा सा किला हुआ करता था, या कह सकते हैं कि एक निवास क्षेत्र हुआ करता था जो चौहान शासक यहां पर रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय किला नहीं बना था, ये ध्यान दीजिए। ठीक, असीरगढ़ पहाड़ी का इतिहास मैंने आपको अभी बताया है कि महाभारत काल से रहा है। और असीरगढ़ नाम और उसके जो संस्थापक है, जहां पर उन्होंने अपना गांव बसाया था और मंदिर की स्थापना की थी, आशापुरा की, और उन्हीं के नाम से इसका नामकरण हुआ, आशापुरा मंदिर, या कहीं कि अजयपाल के नाम से संस्थापक के। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि यहां पर चढ़ाई कर देता है। जब इनको लौटना होता है, कड़ा मनिकपुर में इनकी मुलाकात होगी अलाउद्दीन खिलजी और कहें कि इनके जो चाचा जलालुद्दीन खिलजी, और वहां पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करेंगे कड़ा मनिकपुर, जो कि प्रयाग के पास में पड़ता है। तो 1295 में लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी यहां पर चढ़ाई करते हैं और निमाड़ के जितने भी
राजपूत, भील, सरदार या जागीरदार लोग थे, उन सभी को समाप्त कर देता है, ये सभी को मार देता है। और यहाँ पर एक राजकुमार जो चौहान राजवंश के थे, रिंसी चौहान को छोड़ देता है ये, ठीक है। और फिर इन्हीं का वंशज यहाँ पे आगे बढ़ता है। बाद में ये क्या करते हैं कि चौहान राजाओं ने इन आक्रांताओं से बचने के लिए असीरगढ़ को छोड़ दिया, और ये वर्तमान में कहाँ चले गए या वर्तमान में कहाँ ये रहते हैं, तो राणा पिपलोदा जागीर जो है आज भी वर्तमान में मौजूद है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। असीरगढ़ का जो इतिहास है हमेशा दबा हुआ रहा या कहें कि छुपा हुआ रहा, जो परफेक्ट तरीके से आपको पढ़ने को नहीं मिल पाया था, वो आज ओनली पीसीएस के माध्यम से आपको पढ़ने को मिल रहा है। बहुत से बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि असीरगढ़ को लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और एक चीज आपको और बता दें कि असीरगढ़ की जो किले की जो तिथि थी, जो आप 10वीं शताब्दी पढ़ते रहते थे, उसको स्वयं जिला प्रशासन ने 14वीं शताब्दी बताना प्रारंभ कर दिया है निर्माण। अब आप कहेंगे कि सर हमने कई बार 16वीं शताब्दी भी पढ़ा, हमारी किताब में लिखा है, हमने कहीं और देखा है, तो मैं कहूंगा कि आपने गलत पढ़ा है। पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि आपको पढ़ना क्या है और 16वीं शताब्दी में कौन से किले का निर्माण हुआ। सारी डिटेल्स इसी लेक्चर में मिलेगी, आगे बने रहिए। आगे आप देखेंगे किले पर इसके बाद जब यहां पर आप देखेंगे कि मोहम्मद तुगलक जो था, दिल्ली में इस समय तुगलक सल्तनत थी, तो मोहम्मद तुगलक के हाथों से गुजरा, यानी कि यहां पर मोहम्मद तुगलक ने अपना आधिपत्य जमाया और इनके जो सेनापति थे, फारूकी शासक, उनको यहां पर पहुंचा दिया कि जाइए आप वहां पर रहेंगे और उस क्षेत्र के आसपास का जितना भी रेवेन्यू है या जो भी राजस्व प्राप्त होता है वह आप हमें देंगे। तो मोहम्मद तुगलक के हाथों में आ जाता है अब ये किला, और इसके बाद हिंदू प्रमुख के अधीन रहा, यानी कि आप यहां पर आने वाले हैं आसा अहिर राजा, जो कि एक चारवाह थे और खरगोन जिले के बीजागढ़ से गए थे। सबसे पहले आप देखेंगे कि किले की संरचना क्या है, जो मैंने आपसे चर्चा की है। आप एक और पढ़ते हैं कि आसिरगढ़ किले का निर्माण कब हुआ, तो 10वीं शताब्दी। अरे भाई 10वीं शताब्दी में कैसे होगा, आसिरगढ़ के किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में कैसे हो गया, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। आसिरगढ़ के संस्थापक का नाम बता दिया आपको, किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में नहीं हुआ। और फिर आप एक और ये भी पढ़ते हैं कि 10वीं शताब्दी में आसा अहिर राजा ने करवाया निर्माण, जबकि आसा अहिर राजा ने 1370 में आसा अहिर राजा यहां पर पहुंचे थे। 1370 तो मैं ये माने या हम माने कि भाई 14वीं शताब्दी हो गई है। अब 14वीं शताब्दी में आने वाला व्यक्ति इतना कालांतर में पीछे कैसे आ गया और कैसे 10वीं शताब्दी में किला बना दिया, बड़ी सोचने वाली बात है। आप भी खुद समझिए, इतिहास के साथ इतना उलटफेर नहीं होना चाहिए और एक अच्छा इतिहास आप पढ़े ओनली पीसीएस के माध्यम से। तो ये जो थ्योरी आपके माइंड के अंदर आई है और कहां से आई है वो आप स्वयं जानते हैं, तो इसको आज आप समाप्त कीजिए इसी लेक्चर के अंदर। आसिरगढ़ किले का निर्माण 10वीं शताब्दी है। 1370 में जब आसा अहिर राजा यहां पर आते हैं तो वह इसका निर्माण करवाते हैं। चलिए, तो आसिरगढ़ प्रथम किला जो है वह 14वीं शताब्दी में है और आसा अहिर राजा ने यहां पर इसलिए किला बनाया, किला क्या कहेंगे कि यहां पर एक चार दीवारी बनाई उन्होंने, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। इस तरह की सुरक्षा की चार दीवारियां बनी। क्यों बनी सुरक्षा की चार दीवारियां, और ये चार दीवारी का क्या महत्व था यहाँ पर, और ये तालाब क्यों थे यहाँ पर, क्या कारण थे कि तालाब यहाँ पर आसिरगढ़ की इतनी ऊंची पहाड़ी पर, जो कि 701 मीटर के भी ऊपर है, इतनी ऊंचाई पर ये मामा भांजा के नाम से प्रसिद्ध तालाब है इसके अंदर, ये भी थोड़ा याद रखिएगा आप। और मामा भांजा सैलसरे पूछे तो आप होशंगाबाद आंसर कीजिएगा। ध्यान दें, मामा भांजा के तालाब कहाँ है, तो ब्रह्मपुर आसिरगढ़ में, ठीक है। और मामा भांजा सैलसरे कहाँ है ना, शैल क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आंसर कीजिएगा तब होशंगाबाद। आशा और उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। चलिए वापस आसिरगढ़ की ओर आते हैं, आसिरगढ़ किला घूमते हैं, चार दीवारी का निर्माण करते हैं, यानी कि आसा अहिर राजा के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज आपसे व्यापम ने एक प्रश्न पूछा था, व्यापम ने ये प्रश्न पूछा था कि संत नोमानी आसिरी का मकबरा कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, और इसका जो राइट आंसर था वो था क्या, ब्रह्मपुर में भी कहा, तो आसिरगढ़ का किला। अब संत नोमानी आसारी कौन थे, यह एक संत थे और इन्हीं संत के कहने पर किसके पास ज्यादा पशुओं की संख्या थी, यानी कि आसा अहिर राजा के पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से
अन्य जंगली जानवरों से उन्हें खतरा ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरह की चार दीवारी का निर्माण करवाया था, क्योंकि वो तो चारवाह थे, कोई जागीरें लेकर साथ में नहीं चल रहे थे। और इसी संत नोमानी आचार्य के कहने पर उन्होंने इस तरह की चार दीवारी का निर्माण करवाया और अपने रहने के लिए छोटा सा उन्होंने कह सकते हैं कि एक रूम टाइप का वो बनाया। तो वो हो गया आपका असुरगढ़ का किला। आज भी आप इस लेक्चर के बाद नेट पे आप असुरगढ़ किले की सर्च कीजिएगा और उसका फोटो जरूर देखिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये उतना ही छोटा है जहां पर ये रह सकते थे। तो इस तरह से ये चार दीवारी का निर्माण करवाया गया था। ये कोई बाहर के आक्रांताओं के दृष्टिकोण से नहीं था, ये जंगली जानवरों से अपने जानवरों को बचाने के लिए। उस समय टाइगर्स वगैरह हुआ करते थे बड़ी संख्या में और काफी हानि पहुंचाते थे गाय बैल भैंस बकरी वगैरह इनको। तो इस तरह से असुरगढ़ किले का निर्माण 1370 में आए खरगोन बीजागढ़ के आसा अहिर राजा ने करवाया। तो 14वीं शताब्दी में असुरगढ़ का किला बना, ये आपको याद रखना। आगे आप चलते हैं कामागढ़ में। अब कामागढ़ में समझिए, कामागढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको आंसर करना चाहिए कि भैया ये तो असुरगढ़ में है। असुरगढ़ में यानी कि बुरहानपुर जिले में है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है आपसे। बस इतना याद रखो कि कामागढ़ का किला अगर आया तो आप बुरहानपुर आंसर कर दीजिएगा। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। आप यही पढ़े हैं, आपकी जो भी है आपके जो नोट्स है वहां पर ये लिखा होगा कि असुरगढ़ का किला 16वीं शताब्दी। ये किला 3 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर तो कामागढ़ का निर्माण हुआ है 16वीं शताब्दी में और इसके जो निर्माता है रज्जा अली खान है। वैसे ही माल्यागढ़ किले का भी निर्माण करवाया है रज्जा अली खान ने, क्योंकि 1370 के बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर फारूकी शासकों का आधिपत्य होता है। और जब वो आते हैं तो आप सभी को पता है कि अगर कोई रहने के लिए आएगा तो अपना निवास स्थान को सुरक्षित करने के लिए अपने हिसाब से अपना मकान, तो घर या मकान कहेंगे वो तो बनाएगा ना। आप भी कहीं जाएंगे या कहीं शिफ्ट होंगे तो अपने हिसाब से मकान बनाएंगे ना। तो ऐसा ही रज्जा अली खान ने किया, जिसका नाम था आदिल शाह। तो ये तो कामागढ़ माल्यागढ़ का निर्माण हुआ 16वीं शताब्दी का। तो आप कहिए कि असुरगढ़ का किला क्या 16वीं शताब्दी में बना? नहीं बना। ठीक है, असुरगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में नहीं बना। किला 3 भागों में है, 14वीं शताब्दी में बना, ये याद रखो। कामागढ़ 16वीं और माल्यागढ़ 16वीं। ठीक, निर्माता कौन? रज्जा अली खान उर्फ आदिल शाह। तो ये किला इस तरह से बना है, माल्यागढ़, कामागढ़ और असुरगढ़। चलिए, तो ये तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। गुड। अब हम आगे चर्चा करेंगे आसा अहिर राजा की। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, स्वागत है आप सभी का ओनली पीसीएस में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आसा अहिर राजा यादव की। जी हाँ, जिनके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है कि किस तरह से वह असुरगढ़ पहुंचे थे और एक 4 दीवारी का निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में। कौन थे आसा अहिर राजा यादव? ये अपने पशु चराई के लिए बीजागढ़ कहाँ पड़ता है? ये बड़वानी जिले का खरगोन डिस्ट्रिक्ट का है और खरगोन डिस्ट्रिक्ट में बीजागढ़ पड़ता है। और वर्तमान का जो नांगलवाड़ी है, नांगलवाड़ी 2 एरिया है। एक नांगलवाड़ी मंदिर है जो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में आता है और नांगलवाड़ी जो गांव है वह गांव का एक भाग जो है वह खरगोन जिले में आता है। और वहां से अपने पशुओं को चारवाई के लिए लेकर यह असुरगढ़ पहुंचे। अब इनकी मुलाकात किनसे हुई? संत नोमानी बाबा से इनकी मुलाकात हुई। इनकी आसा अहिर राजा की। और उनसे आज्ञा के अनुसार या उनकी अनुमति पर उन्होंने क्या किया कि एक 4 दीवारी का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में असुरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। और यह अकबर के अंतिम विजय रहा है। अकबर के अंतिम विजय में ये किला विश्व प्रसिद्ध रहा है। तो ये थे आसा अहिर राजा। लगभग 225 वर्षों तक ताप्ती घाटी के क्षेत्र पर फारूकी राजवंश का अधिकार रहा। दोस्तों, फारूकी शासकों को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस राज्य का जो संस्थापक था वह खानजा, जो कि तुगलकों का एक सेनापति था,
और उसका पुत्र था मलिक रज्जा। तो मलिक रज्जा ने इसकी स्थापना की थी, फारूकी राजवंश की। कहां पर? ब्रहानपुर में। आप चर्चा में तो चल रहा है कि ब्रहानपुर ब्रहानपुर कहां है? ब्रहानपुर, तो ब्रहानपुर यहां पर है। यह है दक्कन का पाया, तख्त जिसको हम कहेंगे। यह मेन होता है। अगर आपको दक्षिण में जाना है तो यह वही रास्ता है जहां से होकर आप जाएंगे। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक रहे, या आलमगीर रहा, औरंगजेब, वो भी अपने सेनापतियों को इसी रास्ते से पहुंचाते थे, क्योंकि दिल्ली से आने वालों के लिए यह रूट परफेक्ट था। इधर भिंड मुरैना मध्य को आगरा वाला, ठीक है, इधर राजस्थान होने वाला क्षेत्र, ये दिल्ली, और दिल्ली से निकलकर ये आ गए, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र था, यह आपको याद रखना है। अब एक चीज और है जो आपको समझना होगा। ब्रहानपुर जो है, यहां पर 24 अगस्त 1617 को शाहजहां की पुत्री रोशन आरा का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? रोशन आरा का। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा का जन्म कहां हुआ? तो ब्रहानपुर में हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर अन्य शासक और हुए, और इसके बाद जहांगीर की 1628 में जब मृत्यु हो जाती है तो शाहजहां क्या करता है कि 1 मार्च 1630 को ब्रहानपुर आता है, और वह ब्रहानपुर में कितने सालों तक रहा? 2 साल तक रहा। और इसी दरमियान जब वो सूबेदार था तब भी था, और इसके बाद जब राजगद्दी मिलती है तब भी वह यहां पर पहुंचते हैं। फिर यहां पर इसकी दूसरी पुत्री का जन्म हुआ 13 अप्रैल 1630 को, जिसका नाम था हुस्न आरा। आपने ये भी सुना होगा कि अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा से मुमताज की मृत्यु हुई थी। 7 जून 1631 का वह समय था, वह साल था जहां पर मुमताज महल जो थी वह 36 घंटे प्रसव पीड़ा से तड़पी थी। कितने? 36 घंटे। 36 घंटे तड़पने के बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम था गौहरा बेगम। तो ये जरूर याद रखिएगा, गौहरा बेगम। ये थी शाहजहां की 14वीं संतान, और इसके बाद मुमताज की मृत्यु हो जाती है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे हैं, आ रहे हैं कि मुमताज को वहां पर दफनाया गया, मुमताज की डेड बॉडी कितने समय तक रही, और फिर आगरा में ताजमहल कैसे बन गया। तो ये सारी डिटेल्स आपको आगे मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं, कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शाहजहां की तीनों पुत्रियों का जन्म स्थल कौन सा रहा है, तो आप आंसर कर सकते हैं ब्रहानपुर। मूल उद्देश्य यही था। फिर ब्रहानपुर एक चीज के लिए और प्रसिद्ध रहा है, यहां पर विदेशी यात्री टेर्नियर जो थे वो यहां पर दौरा करने आए थे। टेर्नियर कौन थे? यह एक कपड़ा व्यापारी थे, और इन्होंने यहां पर आते थे, और यहां की जो मलमल और जरी थी वह पोलैंड, तुर्की, रूस, इन स्थानों पर सप्लाई की जाती थी। तो यहाँ की मलमल भी बड़ी प्रसिद्ध है ब्रहानपुर की, ये भी आपको याद रखना मुगल काल के समय से है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास की अगर हम बात करें तो सुल्तान फिरोज तुगलक जब सिंध के आक्रमण के बाद गुजरात लौट रहा था, तो उस अवसर पर मलिक रज्जा ने सुल्तान की बड़ी मदद की, और जब उसको आवश्यकता थी या उसके सैनिकों की अगर कहें कि देख रेख की, आवभगत की, तो इससे फिरोज तुगलक जो है बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, और उसने क्या किया कि 1370 में सुल्तान ने एक सनद दी। अब सनद क्या होता है कि एक क्षेत्र दे दिया आपको कि ठीक है आप यहां पर संभालेंगे, आप जाइए, वहां पर आप नियुक्त कर दिए मैंने आपको। तो मलिक रज्जा को ये मिल गया, और इस तरह से 1370 में मलिक रज्जा ने एक फारूकी राजवंश की स्थापना की, जो 225 वर्षों तक ताप्ती घाटी पर रूल करता है। अब इसी समय अशाही राजा का आधिपत्य था, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो उनका जब शासन था
तो मलिक रज्जा का उन्होंने जो स्वामित्व था, उनकी सॉवरेनिटी जो थी वह उन्होंने स्वीकार कर ली। और उनके मलिक रज्जा जो था क्या करता है कि जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है दिल्ली में 1394 में, मलिक रज्जा क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत से अपने आप को अलग कर लेते हैं। अब मैं इनकी गुलामी में नहीं रहूंगा। तो सबसे पहले इस समय आप सभी को पता है कि फिरोज शाह के बाद तैमूर के अटैक भी होते हैं दिल्ली सल्तनत पर। 1394 में इस तरह से मलिक रज्जा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। मलिक रज्जा और दिलावर खान गोरी दोनों ये जो थे ये तुगलक शासकों के अधीन थे और दोनों एक दूसरे से परिचित थे। इतिहास में इनके बारे में आपको बहुत कम बताया गया। जब मलिक रज्जा यहाँ पर स्वतंत्र फारूकी राजवंश स्थापित कर लेते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं 1370 के बाद 1394 में, और वहां दिलावर खान गोरी 1401 में मालवा में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसके बाद इनमें रिश्ते होते हैं। दिलावर खान की जो बेटी है मलिक रज्जा के पुत्र के साथ दी जाती है, उसका निगाह किया जाता है। तो एक अच्छे दोस्त थे दोनों। अब मलिक रज्जा की क्या हुई दोस्तों, मृत्यु हो गई 19 अप्रैल 1399 को, और उसको कहां दफनाया गया, तालनेर। अब तालनेर जो है ये किला है, ये जरूर याद रखिएगा। अगर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि फारूकी शासकों की कब्रें कहां पर है, तो तालनेर में ज्यादा है। तालनेर में किला है, फारूकी शासकों का ही बनाया गया किला है ये, और ये पूरा ताप्ती नदी के किनारे पर है। किस पर है, ताप्ती नदी के किनारे पर है। अब मलिक नासिर यहाँ का शासक बना। अब मलिक नासिर क्या करता है, 1399 से लेकर 1437 तक ये गद्दी पर बैठा, और ये क्या करता है कि असीरगढ़ को हस्तगत करने के लिए असाई राजा के साथ विश्वासघात करता है। अब कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। अब ये बोलता है जाकर कि ब्रह्मपुर पे तो आक्रमण हो गए, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनको आप अपने यहाँ आश्रय प्रदान कीजिए, है ना। आसा अहिर राजा इसलिए भी राजी हो गए क्योंकि उनके जो पिता थे मलिक रज्जा ने कभी भी असाई राजा को परेशान नहीं किया था, जबकि एक अच्छे मित्र के तौर पर दोनों के दोनों रहे। तो ये क्या करता है मलिक नासिर यहाँ पर बहुत सारी अपनी आर्मी लेकर, जिन्होंने महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे, वह सब किले के अंदर घुस आए, और जो आसा अहिर राजा का जो परिवार था और उसकी जो छोटी सी आर्मी थी, या कह सकते हैं उन सभी को इसने समाप्त कर दिया। और इस तरह से आसा अहिर राजा का जो चैप्टर है अब यहाँ पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अन्य कंस्ट्रक्शन होंगे, यानी कि और चीजों का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। और फिर मलिक राजा आसिरगढ़ को अपना मुख्यालय बनाता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब एक चीज और है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। औरंगजेब जो था वह यहाँ का सूबेदार था। ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि धर्मगत युद्ध के पहले औरंगजेब कहां पर सूबेदार था, तो वह बुरहानपुर में था। यहां पर जब शाहजहां बीमार पड़ गए तो उत्तराधिकारी के तौर पर युद्ध के समय पर औरंगजेब को सूबेदार बना दिया गया था। पर यह कभी नहीं सोचा था कि यही औरंगजेब अपने पिता को जेल में डाल देगा, कैद कर देगा, और अपने भाइयों के साथ युद्ध करेगा। कहां पर, उज्जैन में, जिसको हम धर्मपुर या धर्मगत का युद्ध के नाम से जानते हैं। अब यह प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि औरंगजेब कहां पर मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर सूबेदार के पद पर थे, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम चर्चा करें यहां पर आसिरगढ़ पर आक्रमण। अब आसिरगढ़ पर आक्रमण कब किए गए और कौन कौन से शासकों ने यहां पर आक्रमण किए आसिरगढ़ पर। गुजरात के जो सुल्तान थे मोहम्मद शाह बगरा, इन्होंने आक्रमण किया, खानदेश पर चढ़ाई कर दी। और यहाँ का जो फारूकी शासक था आदिल खान सेकंड पर आक्रमण कर दिया। ये जो आक्रमण हुआ था 15वीं शताब्दी यानी कि 1498 में किया गया था। तो आदिल खान सेकंड क्या करता है कि आसिरगढ़ जो किला था वहां पर जाकर ये छुप जाता है।
इसके बाद यहाँ पर इनका समझौता होता है, इससे आदिल खान द्वितीय से पैसे वगैरह लिए जाते हैं कि ठीक है आप पैसे दो तो हम आपको छोड़ देंगे, क्योंकि पहले जो आक्रमण होते थे वह इसीलिए किए जाते थे, या तो उसका क्षेत्र हथिया लो या वहां से लूटमार कर लो और वहां का जो राजा है उससे पैसों की मांग करो अगर हमसे बचना है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब क्या हुआ, 10 मार्च को 1562 अकबर की सेना मालवा सारंगपुर पर आक्रमण करती है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं। सारंगपुर पर जब आक्रमण हुआ और सारंगपुर को जब जीत लिया गया तो यहां पर क्या होता है कि जो बाज बहादुर थे, बाज बहादुर सहायता प्राप्त करने के लिए बुरहानपुर आ जाते हैं और उन्हीं के पीछे पीछे आता है पीर मोहम्मद, जो कि अकबर के विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे। अब इस अभियान में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे 1562 का, 1562 और 1601 तक का अकबर का क्या कनेक्शन है वह आपको असरगढ़ का पूरा यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला है। पीर मोहम्मद, अब्दुल्ला खान, कांग शाह, मोहम्मद कंधारी, आदिल खान और उनके पुत्र सादिक, हबीब कुली खान, हैदर अली खान, इन सभी के नेतृत्व में सारंगपुर पर आक्रमण कर दिया था। इसका जो मुख्य आक्रमणकर्ता जो था वह आदम खान था, जो महामंगा का लड़का था। अब जब यह आक्रमण हुआ तो आदम खान तो वैसे भी रानी रूपमती को पाना चाहता था, तो वह मांडू की ओर प्रस्थान करता है और पीर मोहम्मद को कहता है कि आप आक्रमण करें, बाज बहादुर के पीछे जाएं। तो बाज बहादुर क्या करते हैं कि सुरक्षा दृष्टिकोण से वह आसिरगढ़ किले में आश्रय लेते हैं। अब आसिरगढ़ किले को हर कोई तो जीत नहीं सकता था, इसलिए तो अकबर को 10 महीने का समय लगा। अब ये तो एक छोटी आर्मी थी, ये करते भी क्या। तो मीर मुबारक खान द्वितीय के समय में मालवा के जो शासक थे बाज बहादुर, वह यहाँ पर पराजित होकर खानदेश भाग आए थे, या कहे कि मीर मुबारक खान ने उनको आश्रय दिया यहाँ पर कि ठीक है आप रुकिए। अब बाज बहादुर का पीछा करते हुए मुगल सेनापति जो पीर मोहम्मद खान थे वह बुरहानपुर पहुंच गए और असरगढ़ तो ना पहुंच पाए, और बुरहानपुर पहुंचते ही उन्होंने खानदेश पर आक्रमण कर दिया और पूरे बुरहानपुर को उजाड़ दिया। और इसके बाद जो लूटमारी हुई वह लूट कर वह कहां चल दिए, मांडू लौट गए। आप जब मांडू लौट कर वापस चले गए तो इस बीच मीर मुबारक खान द्वितीय के सहयोग से और तुफल खान जो कि बरार का शासक था उस समय, इन दोनों की आर्मी लेकर बाज बहादुर ने फिर से चढ़ाई की मालवा पे। अब जब ये खबर पीर मोहम्मद को लगी तो पीर मोहम्मद बाज बहादुर को रोकने के लिए वर्तमान का जो मध्य प्रदेश का स्थान है खलगाट, ध्यानपूर्वक लेक्चर को समझे आप, खलगाट में इनका आमना सामना हुआ। तो बाज बहादुर की आर्मी जो थी बड़ी विशाल आर्मी हो गई थी और यहाँ पर मुगल सेनापति पीर मोहम्मद मारा गया। पीर मोहम्मद जो मारा गया, ये इसको मार के नर्मदा नदी में फेंक दिया और अकबर के अधिकांश सेना को नर्मदा नदी में मारकर फेंक दिया गया। किसके द्वारा? बाज बहादुर, मीर मुबारक खान द्वितीय और बरार के तुफल खान के द्वारा। जब इस बात की खबर बादशाह अकबर को लगी तो वो काफी नाराज हुए और उन्होंने बाज बहादुर के पीछे एक और आर्मी लगा दी कि जाओ उनको पकड़ कर लाओ आप। तो ये फैक्ट था। अब हम चर्चा करेंगे आगे। 1574 में अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां के जो मुर्तजा निजाम शाह थे उन्होंने बुरहानपुर को लूटा और मीर मोहम्मद शाह द्वितीय को असरगढ़ किले में फिर से यहाँ पर छुपना पड़ा या शरण लेनी पड़ी। इससे क्या हुआ कि उसे 6 लाख रुपए की मुजफ्फरी ली, आप दीजिए पैसा तो मैं आपको मुक्त करूंगा। और इस तरह से मोहम्मद शाह की 1576 में मृत्यु हो गई। अब इसके बाद ये किला जो है वो किसके हाथों में आएगा? उसका भाई रज्जा अली खान उर्फ आदिल शाह, जिसने माल्यागढ़ और कामागढ़ का निर्माण करवाया था। अब ये क्या करता है कि 1577 में जब पूरे भारत में अकबर जो है अपनी सेनाओं को अधीन करने के लिए पहुंचाते थे, तो ये अकबर की सॉवरेनिटी को ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कौन? रज्जा अली खान। अभी अकबर यहाँ पर नहीं आए हैं।
तो इस तरह से आप पूरा का पूरा जो बुरहानपुर है वो 1577 में मुगलों के आधिपत्य में जा चुका था। याद रखिए 1577। जो अधीनस्था स्वीकार करते हैं उनका नाम है रजा अली खान। अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये आंसर जरूर कीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वह है अकबर का दक्षिण अभियान। यह किला अपने आप में प्रसिद्ध रहा है और अकबर के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ है। दक्षिण अभियान में जाते समय या कहें कि दक्षिण अभियान की शुरुआत अकबर ने कहां से की थी, अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? तो मैं कहूंगा कि आपको आंसर करना है मांडू। ध्यान दें, मांडू दिल्ली से आने वाले शासकों के बीच में बनने वाला एक ऐसा पॉइंट था जहां पर वह मांडू की खूबसूरती से प्रभावित होते थे और इसके अलावा वहां पर वह रुकते थे और अपनी योजनाओं को अंजाम देते थे। उन्हीं में से अकबर भी एक था। अकबर ने भी यही किया, क्योंकि अकबर वैसे भी 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं मालवा में। एक 62 में आया और उसके बाद फिर 1598 में। अकबर यहाँ पर 7 दिनों तक रुका। अकबर ने असरगढ़ किले को जीतने के लिए इसके बाद मांडू से 1599 में बुरहानपुर की ओर कूच किया। यानी कि दक्षिण अभियान की जो शुरुआत हुई है वह मांडू से हुई है। इसीलिए कहा जाता है मांडू को अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह जो उनकी पुस्तक है खजाइनुल फतूह, उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक दक्षिणी विजय थी, यानी कि दक्षिण की कुंजी कहा था इसको। और इसके बाद जितने भी शासक आए अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अकबर हो या कोई भी हो, उन्होंने सभी ने मांडू से ही प्रस्थान किए हैं। तो ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो आंसर करना है आपको मांडू। अब इसके मांडू अभियान के समय या मांडू से प्रस्थान करते समय अकबर ने अपनी पत्नी जोधाबाई के लिए मांडू में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। शाह बदगा खान के सहयोग से निर्मित हुआ था। अकबर ने 8 अप्रैल 1600 को बिना किसी प्रतिरोध से, यानी कि उसको कोई नहीं रोक पाया, ठीक है, तो इसने क्या किया, अकबर ने 8 अप्रैल 1600 को बिना किसी प्रतिरोध से बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया। बुरहानपुर जो है पूरी तरह से अब अकबर के हाथों में आ चुका था। अगले दिन अकबर क्या करता है कि असरगढ़ किले के नीचे डेरा डाल देता है। अब ये डेरा कब डाल दिया? अगले दिन का मतलब है कि 9 अप्रैल 1600 को। अकबर किले को जीतने के लिए किले के चारों ओर बड़ी बड़ी तोपें स्थापित करता है। दिन रात इन तोपों से गोलाबारी होती रही, पर असरगढ़ किले को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब प्रश्न यह बनता है कि आपने तो इतना पढ़ लिया कि 1601 में अकबर ने जीत लिया, आप ये भी पढ़ते हैं कि 10 महीने का इंतजार करना पड़ा। आप सोचे ना, आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बुरहानपुर में या असरगढ़ किले पर अकबर ने कौन से शासक के ऊपर आक्रमण किया था, उस शासक का नाम बताइए, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं कौन थे उस समय यहां पर। बहादुर शाह फारूकी, जिक्र खान के नाम से प्रसिद्ध बहादुर शाह फारूकी यहाँ के शासक थे। 10 महीनों के लिए इंतजार करना पड़ा अकबर को। अकबर यहाँ पर परेशान हो गए। अंत में उन्होंने क्या किया कि आसपास के जो भी जागीरदार जमींदार लोग थे उनका सहयोग लिया और भरपूर पैसा लुटाया कि आइए मदद कीजिए इस किले को जीतने के लिए। अकबर ने इस किले को जीतने के लिए किस तरह से रणनीति पर काम किया था बहुत कम लोगों को पता है, चलिए मैं बताता हूं। अकबर नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई भी इस किले को जीतने में बाधा डाले या कोई भी आक्रमणकारी शक्तियां उनको परेशान करे कहीं से भी। तो इन्होंने क्या किया, नीमच वाला पॉइंट है, झाबुआ है, ठीक, यहां पर बालाघाट है, रीवा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, इन सभी स्थानों पर अपनी छावनियां स्थापित कर दी। छावनियां स्थापित इसलिए कर दी कि बाहर की आक्रमणकारी शक्ति अगर आक्रमण करेगी तो इस तरह से रोक दिया जाएगा। ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जाना तो इधर ही था दक्षिण में, ठीक। तो इस तरह से अकबर ने असरगढ़ किले को जीता था।
पर अकबर ने ये नहीं सोचा था कि उसको जीतने के लिए इतना समय लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि अकबर के जो महारत्न नवरत्न थे अबुल फजल क्या करते हैं कि संधि करने के बहाने बहादुर शाह को नीचे बुलाते हैं और उनको कैद कर लेते हैं। पर बहादुर शाह के जो विश्वसनीय सेनापति थे अबिसिनियन याकूत जो थे वो बड़ी बहादुरी के साथ इनको छकाते रहते हैं। इस तरह से छकाते छकाते या कहें कि उनके नेतृत्व में जो बड़ी उनकी आर्मी थी वो अच्छे से लड़ती रही, अकबर से लोहा लेती रही। समय बीतता गया। सीधी सी बात है कि अगर आप कंटिन्यू आक्रमण कर रहे हैं तो आप नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, आपकी आवाजाही बंद हो गई है, ठीक है, आपकी जो पेयजल व्यवस्था है, जल आपूर्ति वो बंद हो चुकी है, ठीक। तो असरगढ़ का जो किला है वहां पर 10 महीनों के अंदर और 10 महीने होते होते वहां पर एक महामारी फैल गई। जब महामारी फैलने लगी तो असरगढ़ पे रहने वाले जो फारूकी शासक के जो परिवार के सदस्य थे या उनकी जो सेना थी वह भूख से व्याकुल होने लगी, बीमार पड़ने लगे, बहुत से ऐसे ही मरने लगे थे। तो अबिसिनियन याकूत तो फिर क्या करते हैं कि अंत में अकबर के सामने सरेंडर कर देते हैं इन परिस्थितियों को देखते हुए। अब समझिए कि कितना विश्वसनीय सेनापति रहा होगा जो 10 महीने तक एक ऐसे मुगल शासक को छकाते हैं जो भारतीय इतिहास में बहुत कम आपको पढ़ने को मिलता है। तो अबिसिनियन याकूत ने 10 महीनों तक अकबर को रोक के रखा था। इसके बाद अकबर क्या करते हैं कि बहादुर शाह फारूकी और अबिसिनियन याकूत को वो नहीं मारते हैं, उनको जीवन दान दे देते हैं और इनको बोल देते हैं कि ठीक है, आप यहाँ से एक काम कीजिए, एक किला तो अब हमने ले लिया है, अब यहाँ से खाली कर दीजिए और चले जाइए ग्वालियर। 17 जनवरी 1601 को इस प्रकार से अकबर ने इस किले को जीत लिया। बताते हैं कि अकबर इस किले को जीतने के लिए 3 सोने की चाबी अपने साथ लेकर आए थे। 3 सोने की चाबियों से इसको विजित किया और इस तरह से ये कहलाया था दक्षिण का प्रवेश द्वार। बहादुर शाह को अकबर ने पेंशन के रूप में 4000 सोने की मोहरें दी और उसे ग्वालियर किले पर भेज दिया। तो इस तरह से एक शासक जो फारूकी शासक था वह ग्वालियर का भी आधिपत्य संभालने लगा। तो ये थी अकबर की अंतिम विजय, असरगढ़ का किला। अब अकबर यहाँ पर इस किले के अंदर कितने दिनों तक रुके यह भी आपको पता होना चाहिए। अकबर दोस्तों इस किले के अंदर मात्र 4 दिन तक रुके और इसके बाद वह चल दिए। सभी को पता है कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अब इस किले पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को फांसी दी है। राजा बख्तावर से राठौड़, अगर उनका नाम आपने सुना हो, तो उनको जो सजा सुनाई गई थी वह असरगढ़ किले से ही सुनाई गई थी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यह था असरगढ़ किले का इतिहास।